करंट अफेयर का आज का टॉपिक नंबर 1, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। साइलेंस प्लीज। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। DGFT, तो इसकी हम बात करें तो अभी हाल ही में इन्होंने गोल्ड इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल दी है। तो न्यूज़ क्या है, तो हम न्यूज़ में देखते हैं कि न्यूज़ क्या इनके बारे में है। तो इट हैज़ applied restrictions on import of ज्वेलरी या ज्वेलरी। तो ज्वेलरी के इंपोर्ट के ऊपर उन्होंने जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। यहीं से समझ आता है कि इसका काम क्या है। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की बात की जाए तो इनका वर्क, इनका काम क्या है, तो इनका काम है टू रेगुलेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, टू रेगुलेट इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो ये जब चाहें तब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन जो है लगा सकते हैं। अच्छा, आपको मैं बताऊं कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में रेस्ट्रिक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे देश में टमाटर काफ़ी महंगे हो गए हैं। तो टमाटर महंगे क्यों हो गए हैं? रीज़न क्या है कि हमारे देश में सप्लाई कम है। पर मालूम चले कि कुछ ट्रेडर या व्यापारी ऐसे हैं जो टमाटर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अफ्रीका को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, किसी और देश को, यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस एक्सपोर्ट पर रोक लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? क्योंकि इस देश में टमाटर की सप्लाई कम हो चुकी है, तो पहले देश के लोगों को खिलाओ टमाटर, फिर बाहर के बारे में सोचो। ये ट्रू कि नहीं है? तो जितनी सप्लाई हमारे देश में प्रॉपर रहेगी टमाटर की, उतने दाम उसके कम रहेंगे। तो उस समय पे जैसे आज टमाटर के एक्सपोर्ट पर लग चुका है कंप्लीट बैन। कोई भी व्यापारी इंडिया से बाहर टमाटर नहीं भेज सकता है। कारण क्या है कि टमाटर की सप्लाई इतनी कम हो गई है कि उसके भाव 180-200 रुपये पहुँच चुके हैं। पिछले कल टमाटर के भाव क्या हैं मार्केट में? 180 रुपये, अभी तक 180 रुपये। और हालात ये हैं कि छोटे छोटे मैंने जो छोटे छोटे दुकानें होती है ना, छोटे छोटे उसमें जगहों में, वहाँ लोगों ने टमाटर रखना बंद कर दिया है। डिमांड ही नहीं है, लोग नहीं, 180 रुपये के टमाटर कौन खरीदेगा? तो इट मीन्स दैट कि इस हालात के अंदर टमाटर की अगर सप्लाई कम हो चुकी है तो कोशिश की जाए कि टमाटर इंडिया से बाहर ना जा रहे हों। सीधी सी बात है। आप पाएंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो गवर्नमेंट है वो इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देगी टमाटर को, ताकि दाम इसके नीचे गिर जाए। तो आपको अगर मैं कहूँ कि एक्सपोर्ट के ऊपर थोड़ा अंकुश लगाना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, तो उत्तर है हाँ है। ऐसी कंडीशन में इंपॉर्टेंट है। अब इंपोर्ट पर कब अंकुश लगाना चाहिए? जैसे मान लो टमाटर के दाम 180 नहीं 8 रुपये होते, फिर टमाटर के दाम 180 नहीं 8 रुपये हों तो नुकसान किससे इसको होगा? पैदा करने वाले को, किसानों को नुकसान होगा 8 रुपये में। 8 रुपये में अगर हमें मिल रहा है तो किसान को मिलेगा 1 रुपये में। किसान को 1 किलो टमाटर के 1 रुपये ही मिलेंगे यदि हमें 8 रुपये मिल रहा है चंबा में आके, राइट। तो बोलने का अर्थ क्या है कि इतना कम प्राइस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा सप्लाई बहुत ज़्यादा है किसकी? टमाटोज़ की। तो कम प्राइस होंगे, सप्लाई बहुत कम होगी तो प्राइस ज़्यादा होंगे। अब अगर प्राइस बहुत कम है तो नुकसान किसको होगा? किसानों को। प्राइस बहुत ज़्यादा है
तो नुकसान किसको होगा? कंज्यूमर्स को, हम लोगों को, उपभोक्ताओं को नुकसान होगा। इससे किचन का खर्चा बढ़ जाएगा। तो बहरहाल अगर टमाटर के दाम बहुत कम हों तो किस पे रेस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए? इंपोर्ट के ऊपर, कि बाहरी देशों से टमाटर फिर मत खरीदिए। जब देश का किसान मर रहा है, उसे टमाटर के भाव 1 रुपये मिल रहे हैं, विच मीन्स सप्लाई बहुत ज़्यादा मार्केट में हो चुकी है, तो टमाटर बाहर से इंपोर्ट ना किए जाएं। तो विच मीन्स कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को समय समय पर रेगुलेट करना इम्पॉर्टेंट है, देश के उपभोक्ताओं या फिर देश के जो फार्मर्स हैं या जो प्रोड्यूसर उनको बचाने के लिए। डरने के नहीं है, राइट। देखिए हमारे देश में भी जो दिवाली पे लड़ियाँ आती हैं ना, जैसे लाइटों वाली पतली पतली लड़ियाँ आती हैं, वो ज़्यादातर कहाँ से आती हैं? चाइना से आती हैं। चाइना की बनी बहुत सस्ती होती हैं और इंडिया मेड महंगी होती हैं। पर जब वो चाइना की बनी लड़ियाँ बिल्कुल यहाँ पहुँच जाती हैं तो देश के बनाई जो ये लाइटें हैं वो मार्केट में नहीं बिकती हैं, जिस कारण हमारे देश की अपनी कंपनियाँ ठप हो जाती हैं। तो समय पे उन लड़ियों पर रोक लगनी चाहिए कि लगनी चाहिए? विदेश की कंपनी बचेंगी तो नौकरियां बचेंगी और रोज़गार रहेगा, अदरवाइज सब बर्बाद हो जाएगा उसमें। तो रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप अब रोल समझे होंगे DGFT का, कि देश की अर्थव्यवस्था में कई बार रेस्ट्रिक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर। बात करते हैं इसे कब बनाया गया? 1991 में। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इसको 1991 में बनाया जाता है और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अच्छा, न्यू दिल्ली और दिल्ली में क्या फ़र्क है? दिल्ली, अच्छा न्यू दिल्ली दिल्ली में आता है, ऐसा ही क्या? हमारी राजधानी कहाँ है, दिल्ली में कि नई दिल्ली में? न्यू दिल्ली है राजधानी हमारी। तो दिल्ली में और नई दिल्ली में क्या फ़र्क है? जैसे कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर नई दिल्ली आता है, या फिर नाम चेंज किया गया है, दिल्ली का अब नाम नया दिल्ली है। हाँ सही है। तो दिल्ली बहुत बड़ा है, दिल्ली के अंदर एक छोटा सा कस्बा है, नई दिल्ली बोलते हैं उसको, न्यू दिल्ली, जहाँ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हमारी राजधानी सारी उधर है नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है, सही है। किस मंत्रालय के अधीन ये काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ये काम करता है। इस मंत्रालय को रिपोर्ट करता है, इस मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। इस मंत्रालय को रिपोर्ट करता है, मीन इस मंत्रालय के अधीन ये काम करता है, सही है। और अंततः इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना इज द ऑब्जेक्टिव। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। नाउ नेक्स्ट थर्ड, G20 शेरपा मीटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड, G20 शेरपा मीटिंग्स। थर्ड G20 शेरपास मीटिंग। आइए पहले बात ही करते हैं कि G20 है क्या और फिर ये मीटिंग्स कहाँ हो रही है और कैसे। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इस साल की या थर्ड G20 मीटिंग्स हुई कहाँ पे, ये शेरपास मीटिंग हुई कहाँ पे, शेरपा होता कौन है, ये सारी बात करेंगे। तो पहले G20 को आइए डिस्कस करते हैं, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ को। G20 मीन्स ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़। तो फर्स्ट पॉइंट में मैं कहूँगा इसे कि इसे स्थापित कब किया गया था, इस्टेब्लिश कब हुआ था। ये इस्टेब्लिश हुआ
ये 1999 में, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। ये भी कई बार सवाल एग्जाम में आया है कि G20 को बनाया कब गया था, 1999 में। अब ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज में कितने देश आते हैं? ऑब्वियसली इट हैज़ 20 मेंबर्स। तो G20 में कितने देश आते हैं? 20 देश आते हैं, तभी ग्रुप ऑफ 20, मैंने G20 नाम है इसका। उन देशों के नाम लिखे तुरंत। अर्जेंटीना, फटाफट से, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसे साउथ कोरिया कहते हैं, उस सन की नहीं, जो नॉर्थ कोरिया किंग जोंग उन है, वो भी एक बंदा है, वो अलग है। मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन, EU। तो इसके 20, हाँ जी, ये ग्रुप ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, उसमें 29 के आसपास कंट्रीज़ हैं। जैसे यूरोप में क्या है, जैसे यूरोपियन जो यूनियन है वो यूरोप के कंट्रीज़ के एक यूनियन है। अभी हाल फिलहाल में ब्रिटेन ने वहाँ से एग्जिट किया था, इसको ब्रेक्जिट बोलते हैं, ब्रेक्जिट। जैसे फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, ये सारे कंट्रीज जो हैं यूरोपियन यूनियन में आती हैं। यूरोप में क्या है कि आपको यूरोप की एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए होता है, आपको चाहिए वीज़ा खाली यूरोपियन यूनियन का। जैसे मान लो मुझे यूरोप में घूमने जाना है, अब मैं जाऊँ चाहे फ्रांस, चाहे जाऊँ मैं जर्मनी, स्पेन, हाँ जी, तो यूरोप में जैसे हमने जाना हो तो हमें सिर्फ वीज़ा कहाँ का लेना है, यूरोपियन यूनियन का। फिर हम पुर्तगाल हो या स्पेन हो या हॉलैंड हो या जर्मनी हो या फ्रांस हो, हम कहीं भी जा सकते हैं, एक बस से पकड़कर वहीं पे ही बाउंड्री से क्रॉस करके वहाँ पहुँच सकते हैं। तो कितना बेहतर है, ट्रेड करना हो, अपने बिजनेस करना हो तो उसे ट्रक में लोड किया माल, जर्मनी से कहाँ पहुँच गए, फ्रांस में पहुँच गए, कोई दिक्कत ही नहीं है, लाइक वन कंट्री। इसलिए यूरोप काफ़ी आगे निकला है। पर इंडिया में देखें आप, अगर इंडिया से आपको भूटान जाना है वीज़ा, आपको नेपाल जाना है, वहाँ थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं मगर वीज़ा की रिक्वायरमेंट वहाँ नहीं होती है। पर आपको मान लो बाकी देश जैसे अफ़गानिस्तान जाना है, पाकिस्तान जाना है, या ऊपर कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान है, या इवन चीन बगल में है, इवन तिब्बत है बगल में, तो वहाँ जाने के लिए वीज़ा चाहिए होते हैं। और हम देशों में भी यूनिटी आ जाए, चीन में यूनिटी आ जाए, चीन, इंडिया, पाकिस्तान इकट्ठे हो जाए, यूनिटी कर लें और यहाँ से उधर जाने में आसानी रहे, तो कितना व्यापार होगा। जैसे इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ से बस पकड़ें RTC की और निकल जाएं नेपाल को और सीधे कहीं पहुँच जाएं, तो बिना वीज़ा के तो लोगों की आवाजाही बढ़ जाएगी,
ट्रेड करना आसान हो जाएगा। फिर कोई दुकान खोलेगा नेपाल में, कोई खोलेगा पाकिस्तान के अंदर, कोई खोलेगा दुकान चीन में जाकर, तो बीच में जो केपेबल आदमी है वो कहीं भी जाके अपना फ्यूचर बनाना स्टार्ट कर देगा। पर इसका विरोध कौन करेगा? चीन करेगा। उनको मालूम है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयड है सारे, सारा यूपी बिहार चीन में आ जाएगा और चीन की तबाही कर डालेगा, राइट। तो वो अलाउ नहीं करेगा इस चीज़ को, नहीं करेगा, सीरियसली नहीं अलाउ करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि वो डेवलप्ड है, उसके पास सारे साधन पड़े हैं, और इकट्ठे होने से नुकसान किसको है? चीन को। फ़ायदा किसको है? तो जिनको फ़ायदा होगा वो हाँ कहेंगे, जिनको फ़ायदा नहीं है वो ना कहेंगे। तो पाकिस्तान भी कहेगा हाँ करो ऐसा, क्या करो, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुमने वहाँ निकलना है फिर जाकर। तो दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जहाँ क्राइसिस बन सकता है, क्राइसिस। ऐसे पाकिस्तान के हमारे भाई कहाँ आ जाएंगे सारे? मुंबई में, दिल्ली में, अफगानिस्तान के लोग इधर पहुँच जाएंगे सारे, क्योंकि वहाँ इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और इंडिया वाले कहाँ पहुँच जाएंगे? चीन के अंदर। फिर चीन में चुनाव होगा तो यूपी और बिहार वाले अपने कैंडिडेट वहाँ खड़े कर देंगे। तो विच मीन्स कि कभी कोई ऐसा अलाउ नहीं करता है। यही कारण है कि ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया किससे? यूरोपियन यूनियन से। ब्रिटेन अब इसका मेंबर नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसने कहा कि ब्रिटेन एक अच्छी इकॉनमी है और बाकी यूरोप के देश अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है और वहाँ के लोग रोज़गार के लिए कहाँ आ रहे हैं? ब्रिटेन में। तो उन देश का, ब्रिटेन के अपने लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है और बाहर के लोग सस्ते में काम कर रहे हैं। ऐसे बिहार के लेबर कहाँ पहुँच जाती है? बद्दी नालागढ़ में। हिमाचली लोग ऐसा बोलते हैं कि इनको यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि वो मजबूर लोग हैं, सस्ते में काम कर लेते हैं, तो वहाँ के लोगों को फिर यहाँ के लोगों को काम नहीं मिलता है। तो दिस इज़ द बिगेस्ट रीजन, इसलिए हिमाचल की लेबर बिहारियों से नफरत करती है। ट्रूथ है कि नहीं है? जैसे आप देखेंगे हर कहीं पे जो मोमोज और चाउमीन बनाते हैं ये लोग कौन है? ज़्यादा अच्छा जो बनाते हैं ये नेपाली लोग हैं या तिब्बतियन हैं। लोकल लोगों से बनते नहीं है प्रॉपर तरीके से, वो चिढ़ते हैं उनसे, ये यहाँ क्यों आ गए हुए हैं, तो बोलते हैं इनको बाहर निकालो यहाँ से, तो मारेंगे तुमको एक दिन, ऐसा से बोलते हैं। उनको लगता है कि इनके आने से इनका नुकसान हुआ है, मगर हकीकत ये भी कि क्वालिटी वर्क वो ज़्यादा दे पा रहे हैं। और जो तिब्बती या नेपाली की जो बात हो रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट के एग्रीमेंट्स हैं कि वो यहाँ आके काम, नेपाली तो यहाँ आ सकता है, हम भी वहाँ घूम सकते हैं, जाकर मंदिरों में जा सकते हैं बिना किसी वीज़ा के। तो नेपाल के साथ हमारे रिश्ते बहुत अलग लेवल के हैं। शादियाँ होती नेपालियों की भारत में, भारत की नेपाल के अंदर होती हैं। बिहार यूपी के बॉर्डर में तो नेपाल है, तो आधे बिहारी शादी वहाँ करते हैं, नेपाली यहाँ करते हैं, तो उनका आना जाना चलता रहता है, तो इसको दिक्कत नहीं है। मगर जो तिब्बतिन की बात की जाती है, तिब्बतिन किसी फील्ड में आते हैं, अच्छा काम करते हैं। जैसे उनके अगर आप शॉप में जाएंगे तो A1 क्वालिटी उनके यहाँ मिलती है, फैशन की सेंस उनको है, और वही अगर लोकल करेगा तो उसको इतनी ज़्यादा सेंस नहीं होती है। तो वो तिब्बतिन जो यहाँ आ रहे हैं वो काम करने के लिए आ रहे हैं, दिस इज़ द पॉइंट। और लोकल जो लोग आते हैं वो सिर्फ कई बार एंजॉयमेंट के लिए भी आ जाते हैं। जैसे लोकल लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो लोकल दुकान वाले जो होंगे ना, वो यहाँ वहाँ की गप्पे मारते रहेंगे कि ये फलना विधायक काम नहीं कर रहा ढंग से, या पॉलिटिक्स के ऊपर वो बातें करता रहेगा। पर जो बाहर से आदमी आया उससे कोई मतलब उसी से, और वो काम ही करेगा 24 घंटे, तो वो आगे बढ़ता है। दिस इज़ रीज़न कि बाहर के लोग हमेशा तरक्की जो है वो कर जाते हैं। रिफ्यूजी चंबा है, रिफ्यूजीज आज कहाँ है? दे केम विद एम्प्टी हैंडेड। उनकी इतनी संपत्ति थी जो बाहर वो छोड़ा है पाकिस्तान के अंदर, यहाँ खाली हाथ आए थे, और आज उनके पास सबसे ज़्यादा क्या है? संपत्तियाँ हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि वो काम करने आए थे और बाकी बातें करने को नहीं आए थे। पर जो लोकल पर्सन होता है उसकी डिसएडवांटेज क्या होती है कि वो काम पे ध्यान कम और यहाँ वहाँ की बातों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। तो बहरहाल अब इस पर जैसे ब्रिटेन में भी क्या हो रहा था कि ब्रिटेन के अंदर जो लोकल लोग उनको जॉब कम मिल रही थी, बाहर के लोग सस्ते में काम करने को तैयार थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हम इससे एग्जिट हो जाते हैं। तो अब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का सदस्य जो है वो नहीं है, पर बाकी अभी हैं, तो इसलिए आपने और वहाँ जाना हो तो सिर्फ एक वीज़ा लेना है और वहाँ से पूरे यूरोप में आप घूम सकते हैं, कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं, कहीं पे भी आप एजुकेशन ले सकते हैं। तो यूरोप में घूमना, यूरोप में काम करना इज़ वेरी ईजी। रीज़न क्या है? एक वीज़ा और कंट्रीज़ 28 घूमते रहो, वहाँ काम करते रहो आराम से। पर आपको इंडिया में आना है तो इंडिया का अलग वीज़ा, पाकिस्तान का वीज़ा अलग, पर ऐसे से होता रहेगा। चलिए ये तो हमने डिस्कस कर लिया, और अब बात करते हैं कि इस साल की G20 मीटिंग कहाँ हुई है? केरल के अंदर, भारत में हुई है। तो इस साल की G20 जो मीटिंग है या समिट है वो ही है केरल में, इंडिया में हुई है G20 मीटिंग, भूलना मत।
इस साल की G20 मीटिंग होस्ट की है इंडिया ने और केरल स्टेट में हुई है G20 मीटिंग। तो ये बात हो जाती है। दूसरी बात ये होती है जी कि इंडिया का शेरपा कौन है? व्हाट इज शेरपा? हाँ, ये तो हुआ ओरिजिनल मीनिंग एनसीईआरटी वाला, मगर शेरपास की हम बात करें, शेरपा का मीनिंग यहाँ डिफरेंट है। किसी देश का रिप्रेजेंटेटिव को कहेंगे, किसी देश के रिप्रेजेंटेटिव को G20 में कहते हैं शेरपा। तो इंडिया का शेरपा जो होगा वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा G20 ग्रुप के अंदर, और नाम उसका है अमिताभ कांत। अगेन ये नाम मत भूलना, अमिताभ कांत, जो CEO हैं नीति आयोग के। ही CEO ऑफ नीति आयोग। ये शेरपा हैं G20 के लिए फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव या किसी भी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव G20 ग्रुप में क्या कहलाता है? शेरपा। तो इंडिया का शेरपा है अमिताभ कांत। तो प्लीज रिमेंबर दिस। सागर संपर्क, हो गया यहां तक? सागर संपर्क, ये नेक्स्ट टॉपिक है जी, सागर संपर्क। सागर संपर्क की बात की जाए, संपर्क मीन्स कांटेक्ट, राइट? अब सागर संपर्क क्या है? एक तो आपको बता दूं मैं, नेविगेशन सैटेलाइट। इंडिया ने एक नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है, जिसमें समुद्र में अगर डायरेक्शन मालूम करनी हो कि हमें कहाँ जाना है, हमने मुंबई जाना है कि हमने गोवा जाना है, समुद्र में देखिए, अगर आप समुद्र में ट्रेवल करते हैं तो पानी ही पानी होगा, नहीं मालूम चलेगा भी कहाँ आपने जाना है, डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे? ट्रू कि नहीं है? आप एक शिप में हैं समुद्र के अंदर, तो वहाँ डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं? तो एक ज़माने में होती थी कॉम्पस, तो कॉम्पस से वो मेजर करते थे कि हमने किस तरफ को निकलना है, पर दैट वाज वेरी हैक्टिक। कई बार एक एक महीने के लिए शिप फंसी रहती थी समुद्र के अंदर, वो अपनी डायरेक्शन को से भटक जाते थे। आपने एक मूवी देखी है, दैट इज़ दिस कैप्टन जैक स्पैरो, क्या नाम है उस मूवी का? पायरेट्स ऑफ कैरिबियन। तो उसमें जो कॉम्पस होती है उसकी ख़राब हो जाती है, एंड देन वो कई महीनों तक या कई दिनों तक जो है वो किसी एक अनसेफ और अननोन आइलैंड पे फंस जाता है कि नहीं? तो मीन्स कि एक समय पे कॉम्पस से ही लोग यहाँ से वहाँ निकलते थे और उसमें भटक भटक के अपनी मंजिल पे पहुँचते थे। पर आज सिस्टम कैसा है? ऑनलाइन वाला, जिसमें आप लोकेशन डालिए, आपको यहाँ से वहाँ जाना, पूरा रास्ता आपको दिखा देगी कि आप यहाँ से लेफ़्ट लीजिए, यहाँ से राइट लीजिए। समुद्र के अंदर भी जैसे GPS जैसे किस तरह से आप रोड पे ट्रैवल करते हैं, आप क्या यूज़ करते हैं? GPS मीन्स हाँ, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो गाड़ी चलाते हुए GPS जैसे काम करता है, वैसे ही शिप चलाते हुए काम करेगा सागर संपर्क। ये इंडिया का अपना बनाया हुआ है। तो समुद्र में नेविगेशन करते समय पे, समुद्र में जब नेविगेशन करनी, नेविगेशन मीन्स भ्रमण करना है, चलना है, तो आपको लोकेशन का प्रॉपर ज्ञान देता रहेगा सागर संपर्क। तो इंडिया का एक नया नेविगेशन सैटेलाइट, ये बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि अभी तक हम लोकेशन के लिए किस पे डिपेंड रहे हैं? GPS के ऊपर। और GPS बनाया किसका है? USA का, अमेरिका का बनाया सिस्टम है GPS, याद रखिए। इट मीन्स हम लोग कार या गाड़ी जब चलाते हैं तो हम GPS ऑन कर लेते हैं, तो GPS के ऑन करते ही अमेरिका को ये सूचना मिल जाती है कि फलना व्हीकल यहाँ से यहाँ को जा रहा है। इंडिया की रोड पर ट्रैफिक कितना है, कौन सी गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही है, US को सारा पता है। इसलिए हमारे देश के जो हाई सिक्योरिटी पर्सन जैसे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, कभी GPS का इस्तेमाल, ताकि अमेरिका को सूचना ना लगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। इवन मिलिट्री के लोग भी GPS का इस्तेमाल नहीं करते हैं।
अगर जीपीएस आपने ऑन किया मीन्स सीधी सी बात है अमेरिका को इन्फॉर्मेशन देना कि हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, ट्रू कि नहीं है। और जो ऐप्स हैं लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, ये आपकी लोकेशन के लिए आपसे परमिशन मांगते हैं ना। जैसे आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं, दे आस्क फॉर कैमरा, गैलरी, माइक एंड ऑल्सो लोकेशन, विच मीन्स वो आपको ट्रैक कर रहे हैं कि आप कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, वो हमारी लोकेशन जानते हैं। तो आप अगर यहाँ हैं तो आपका फ़ोन भी यहाँ पे है, और इसकी जानकारी किसको है? यूएस को, राइट। इवन व्हाट्सएप, फेसबुक, ये गूगल सारे किसके बनाए हुए हैं? यूएस के सारे। तो यूएस दुनिया को नचा रहा है जीपीएस के ज़रिए, तो हमें जीपीएस पे कम से कम डिपेंड करना है। अगर इंडिया चाहता है कि वो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े और यूएस को उसकी कोई जानकारी मालूम ना चले, तो उसे अपना जीपीएस आप अपना ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। जैसे चीन ने बना रखा है अपना, तो चीन यूज़ नहीं करता जीपीएस को। अभी उन्होंने 19 में लॉन्च किया था, अभी नहीं 23 आज है, 19 में लॉन्च किया था, पर उतने कामयाब नहीं हो पा रहा, वो इतना वर्क नहीं कर पा रहा है जो हमारा बनाया हुआ ये ऐसा सिस्टम है। पर एक तो कामयाब हो चुके हम लोग नेविगेशन में, समुद्र के अंदर नेविगेशन में, सागर संपर्क। तो समुद्र में नेविगेशन करनी हो तो अब हमारे पास आ चुका सागर संपर्क, इसके ज़रिए हम लोग नेविगेशन कर सकते हैं। पर अल्टीमेटली जो जीपीएस ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं वो यूएस का बनाया हुआ है कि नहीं है। देखिए जीपीएस से फ़ायदे भी काफ़ी हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर अमेरिका हमारी इंफॉर्मेशन को उठा लेता है, हमारे बारे में सब जान रहा है कि हम यहाँ हैं, तो उसने बेनिफिट भी काफ़ी दिए हैं। या तो लोगों से बेनिफिट मत लो। आपको याद होगा कि एक टाइम तक किसी को ट्रैक करना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। जैसे मान लो किसी पर्सन का फ़ोन ट्रैक करना है, तो उसका ज़रिए क्या था कि टेलीकॉम ऑपरेटर जिस टावर का वो सिग्नल कैच कर रहा है उसके ज़रिए भी रफली मालूम कर सकते हैं कि वो कहाँ जैसे है। तो जीपीएस की उनको ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो आप अपने फ़ोन से किसी को धमकी देते हैं, डराते हैं, ये करते हैं, तो और उसके बाद फिर अपना जो है फ़ोन बंद कर देते हैं, तो गवर्नमेंट मालूम कर सकती है कि जब आपने फ़ोन किया था तो उस समय आप कहाँ जैसे थे। और ये मालूम चलता कैसे है कि उस समय आपके फ़ोन पे सिग्नल किस टावर से आ रहे थे। तो नियरेस्ट टावर क्या था, मालूम मैं सुल्तानपुर में हूँ, तो टावर नियरेस्ट जो भी होगा तो उससे उसकी डिस्टेंस मालूम चल जाती है। तो एग्जैक्टली मैं यहाँ हूँ ये मालूम नहीं चलेगा, पर इस 15-20 मीटर के एरिया में था मैं मालूम चल जाएगा। तो यहाँ वो तलाशी करना स्टार्ट कर देंगे। पर जीपीएस एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, साथ के ढाबे बता देगा, पेट्रोल पंप बता देगा, फलना कम्युनिकेशन शॉप है, कसाई की दुकान तक बता देता है कि यहाँ खड़ा था बाद में। विच मीन जीपीएस इतना डीप है कि आदमी को पकड़ना बहुत आसान है। बट फिर साथ साथ में मुश्किल क्या हो रही है कि अमेरिका हमारी सारी जानकारी लेके चला जा रहा है कि हमारी गाड़ियाँ कितनी रोड्स पे हैं, ट्रैफिक कितना है, कौन सी गाड़ी कहाँ जा रही है, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। नाउ चलिए ये टॉपिक इतना था। नाउ सेक्शन 144 ऑफ CRPC 1973 लास्ट टॉपिक है। सेक्शन 144 ऑफ CRPC 1973। अच्छा, व्हाट इज CRPC? एनी गेस? CRPC की फुल फॉर्म क्या होगी? तो C से क्रिमिनल, यस राइट। CR से क्रिमिनल हो गया, P से प्रोसीजर कोड 1973। मैंने जब पुलिस डील करेगी क्रिमिनल को तो अप्रोच क्या होगी, अर्थात किसी भी पर्सन को गिरफ्तार करती है पुलिस, कोर्ट में ले जाने के लिए उसे कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं। वो सारे नियम किस में दे रखे हैं? देखिए IPC और CRPC दो किताबें हैं। IPC में दंड देने की बात कही गई है, दंड कैसे देने किसी को, मगर CRPC में एक पर्सन को हैंडल कैसे करना है पुलिस के द्वारा। तो पुलिस के पास जो पावर्स आई हैं पब्लिक को हैंडल करने की, क्रिमिनल को हैंडल करने की, पावर कहाँ से आई हैं? CRPC से। तो CRPC के आने के बाद पुलिस काफ़ी मजबूत हो गई थी 1973 में, उससे पहले ये था ही नहीं। अब धारा बोलते हैं सेक्शन को, तो धारा 144 आप जानते हैं क्या है? कर्फ्यू के बारे में है, मालूम है ना? कर्फ्यू के बारे में है धारा 144।
किसी भी क्षेत्र में लगा दी जाए तो 5 या 5 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठे होने की परमिशन नहीं होती है, विच मीन्स ये लगने पर 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। अब ये कब लगाते हैं? जब किसी प्रदेश में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी सब डिवीज़न में, तहसील में, किसी गांव में हालात काफ़ी ख़राब हो जाएं तो पब्लिक मॉब हालात ख़राब कर दें। जैसे अभी हाल फिलहाल में केस हुआ सलूनी के अंदर, और वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ आ रही थी एक के बाद एक पार्टी, कोई फलना भारतीय दल, कोई फलना ये दल, सारे पहुँच रहे थे वहाँ पे, राइट। तो इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ इकट्ठी हो रही थी जिस कारण वहाँ पे माहौल ख़राब हो रहा था। और 3-4 दिनों के बाद एक उस मॉब ने, उस भीड़ ने उस व्यक्ति के जिन पे इल्ज़ाम था उनका घर भी जला डाला। जैसे ऐसा हुआ तो उस एरिया में धारा 144 लगा दी गई थी, विच मीन्स कि अब यहाँ लोग 5 या 5 से ज़्यादा इकट्ठे नहीं होंगे। फिर कुछ जो पार्टीज़ वहाँ से आ रही थी ये माहौल और गर्म करने के लिए उनको वहाँ चौड़ा में ही, डैम में ही, चमेरा में रोक लिया गया था बाय एसपी खुद वहाँ खड़े हुए थे वहाँ रुकने के लिए। इवन अपने पूर्व सीएम आ गए थे जयराम ठाकुर, उनको भी वहीं रुकाया था, आगे नहीं भेजा था। फिर कोई और पार्टी, क्षत्रिय कोई पार्टी, फलना पार्टी भी आ गई थी, उनको भी वहाँ पे रोक लिया, उनको आगे भेजने से मना कर दिया, राइट। तो विच मीन्स कि अगर हालात कहीं कितने ख़राब हो जाएं कि वहाँ पे काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा हो रही हैं और लोगों को थोड़ा भड़का भी रही हैं या फिर माहौल थोड़ा गर्म करना चाह रही हैं, या उनको अपनी चिंता है कि इलेक्शन आने वाले हैं तो हम कुछ भी हमें देखो सीधी सी बात है, पॉलिटिक्स में क्या होता है, पॉलिटिक्स में मौके देखे जाते हैं। मौके जब मौका उनको मिलता है तो उसका वो अपनी तरफ पब्लिक को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो इस मुद्दे के तहत जो परिवार है आप पाएंगे 6 महीने बाद उनकी सुध कोई नहीं लेने वाला है, उनको अपने हाल पे ही रहना पड़ेगा। उनके रिश्तेदार, उनके बेटे, उनका बेटा जो भी होंगे उनको हेल्प करेंगे, जो भी है, तीसरा आदमी कोई यहाँ आने वाला नहीं है। ये ज़रूर है सरकार ने उनको काफ़ी पैसे दे दिए हैं, हेल्प ज़रूर की है, मगर ये जो पॉलिटिकल पार्टी बाकी जो आ रही ना वहाँ पे, कोई फलना दल, कोई फलना दल, ये 6 महीने का अब नहीं है वहाँ पे। ये कहाँ ये लोग, अब कहाँ गए ये लोग? ये तो विच मीन्स इनको कि क्या बेनिफिट था कि लाइम लाइट में आए ताकि मालूम चले पब्लिक को ये भी पार्टी है भाई, ये भी इसमें दम है, काफ़ी भड़काऊ बातें करते हैं, राइट। तो वो जो वहाँ बातें कर रहे थे उसका सिर्फ एक ही पर्पज़ था, दैट इज़ अपने आप को फेमस करना। और कुछ लोग तो ऐसे माइक छीन रहे थे और लड़ रहे थे आपस में। जैसे मान लो एक लीडर है जो बात करना चाह रहा है, तो इसको लग रहा है कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊँ, टिकट मेरे को मिलनी चाहिए, तो बीच में चिल्ला रहा है वो कि हम ये कर देंगे। वो बोल रहा है यार रुको जाओ, और फिर ऐसे कर रहा है कि इसको तो फाड़ दूंगा बाहर जाते ही, ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तो विच मीन्स कि सबको अपनी पड़ी है। मैं देख रहा था उनको कि इनको किससे मतलब है कि कैमरा उन पे आ रहा है, और कैमरा आते ही उनके चेहरे जो है लाल आंखें कर रहे हैं, ऐसे ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर कैमरा हटा तो हंस रहे हैं पीछे जाके। मज़ा आ गया यार, पक्का वायरल होगी ये वीडियो। इनको कंटेंट चाहिए, कंटेंट। मैं सीरियसली कह रहा हूँ। जैसे आजकल के यूट्यूबर रावी चढ़ी है, पुल तोड़ रही है, इन्हें कंटेंट की पड़ी हुई है कि यार वायरल करना, कुछ दिखाते हैं ऐसा लटक के नीचे कि ये आ रही है। तो इनको ज़्यादातर कंटेंट चाहिए होता है। वैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या चाहती हैं, उनके फेस लगातार टीवी में आए, वो वायरल हो जाएं, ताकि परसों या जब एक दिन चुनाव आए और वो कहें कि हमें टिकट चाहिए, तो बोले तुम हो कौन? वो दिखाई ना वीडियो, देखो हमने वहाँ जब हुआ तो हमने चिल्लाया, गला फाड़ दिया था, वो हम थे। तो इनको फिर वही टिकट प्रधान की या कोई भी दे देंगे इनको, या फिर एमएलए की। कभी ड्रीम देख रहे हैं लोग कि ऐसा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये कूद पड़े हैं इसमें, तो फ्यूचर को रिस्क में लेके चले हुए हैं। तो इनको मुद्दे चाहिए होते हैं, एंड दैट इज़ वाई फिर जब उस हालात में जब लोग यही इच्छा से आ रहे हों कि मामला भड़काना है और फिर भड़काते हुए दंगा हो जाएगा, तो बोला इसने दंगा करवाया था जी, इसको यूपी भेजो, इसको यूपी में इसे कैंपेन करवाओ, ये वहाँ ठीक रहेगा। तो नेचुरली उन सबको अपने करियर की पड़ी हुई थी, पॉलिटिकल करियर की पड़ी हुई थी। जितना ज़्यादा बकवास करेंगे उतना ज़्यादा इनको पार्टी जो है ऊपर उठा के रखेगी। तो उस एरिया में फिर लग गया था CRPC का धारा 144। डन है कि नहीं है? चलिए हम GDP वाले चैप्टर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर GDP का ख़त्म हो चुका है। अब उस पर कुछ क्वेश्चन से मैं डिस्कस करूंगा। आपने लेना है ब्रेक 1 मिनट का, उसके बाद फिर हम कोई 15 मिनट्स में, और 15 मिनट्स के अंदर हम उसको ख़त्म कर देंगे। प्लीज़ वेट फॉर 1 मिनट।